खेमलता बखलू जी, आपका शुक्रिया कि पहली किस्त में आपने हमारे नाज़रीन को बहुत सारी तफसीलात बता दी, अपनी सियासी सफ़र के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी तालीम और तरबियत के बारे में, अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ रह गया है। तो इस किस्त में हम आपसे जानना चाहेंगे और नाज़रीन को भी ये मैं बताना चाहूँगा कि यह किस्त भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली ये जो प्रोग्राम की पहली किस्त है जो आपने गुज़श्ते सैटरडे जो हमने आपके लिए लाई थी, और इसके साथ ही इसका ताल्लुक़ है दूसरी किस्त के साथ। इस किस्त में हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको किन हालात में किडनैप किया गया था और किन हालात में इनको रिहा किया गया था। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रीमती वकलू जी, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, उसके बाद मुझे लगता है कि उसने मन बना ही लिया था। अच्छा, बना ही लिया इसको बना लिया था कि इसको डिपोज करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तब तक तो वो डबल फारूक भी हो गया था और हमारे डबल फारूक तो बाद में नेशनल, हाँ वो बाद में हुआ। डबल फारूक तब तक नहीं था। ये हम इस वक्त ये कब हुआ? वो बाद में हुआ 1986 में जब राजीव गांधी आए, उस वक्त नहीं था डबल फारूक। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं 1984 में, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अकेले थे, उनके साथ नहीं था इनका कोई संबंध। नहीं, तब तो नहीं, जब डिफेक्शन हो गया ना जी, हाँ, वो तो 84 में हुआ ना। 84 में, 84 से पहले डबल फारूक हुआ था। आप 86 का नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा याद है। आई वॉज स्टिल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब मैं जीप में थी। बहुत बड़ा जुलूस हुआ था और ये बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं, ट्रक में ये खड़े थे। वो डांस हो रहा था हमारी रैली से आगे आगे। तो मैं मिसेस मैडम उनके साथ थी ना, बेगम साहिबा के साथ थी मैं वहाँ पे। तो गालियाँ कितनी लगा रहे थे शाह साहब को। तब तक नहीं डिफेक्शन हुआ था। शाह साहब और उसकी वाइफ को बहुत गालियाँ। और वो कौन दे रहे थे? वो दे रहे थे वही फारूक। कौन? डबल फारूक के बाद उनकी जो वो हुआ था ना, ये डबल फारूक के बाद ही उनकी पार्टी वाले दे रहे थे। जो मतलब हिस्ट्री है 1984 की, उसमें ये है कि जब ये डिफेक्शन हो गया, जब 12-13 लोग उससे पहले का है डबल फारूक। उसके तब तक मैं थी वही। उसके बाद ये हुआ कि 12 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल गए, 13 लोग निकल गए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आप भी निकल गई। नहीं, निकल गए ना। फिर सबको मिनिस्टर बनाया गया और गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त के उसके बाद जो जुलूस निकले उसमें तो है, वो रिकॉर्डेड है। उसमें जब तक ये ग्रुप फॉर्मिंग हो गई थी जी, आई मस्ट कीप माय कहते हैं ना ये रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि मुझे उस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। कैसे, किसने किया वो, गुलाम मोहम्मद शाह और उसके साथ कितने आ गए। आपको किसने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ मिलिए, हम आपको मिनिस्टर? मुझे कुछ नहीं उस बारे में पता है। तो आप कैसे फिर अचानक? मैं गई वहाँ को दिल्ली। अच्छा। मिसेस गांधी ने कहा तुम कल फलां से मिलना। अच्छा। और उसे अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा। किनसे मिलना? मतलब उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आप दिल्ली में ही मिलना था। 2-4 आए थे वहाँ। अच्छा। गुलाम मोहम्मद शाह को मैंने तब तक नहीं देखा था, मगर वो हकीम यासीन था, वो और भी थे, डॉक्टर महबूब बेग वगैरह ना, महबूब बेग वगैरह। तो मैं उनसे सबसे मिली, हैरान हो गए सारे, मैं कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि इनसे आप मिलिए। हाँ, उनसे मिलिए और आप उधर जाइए। वो मुझे बेटी मानती थी। राइट। तो उसके बाद आपको टूरिज्म का मिनिस्टर बनाया गया शाह साहब की काबिने में। टूरिज्म मिनिस्टर रहे। और आपके जो हस्बैंड थे उस वक्त रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, डॉक्टर ओएन वकलू साहब। वो वहाँ हुआ करते और आप रहती भी थी वहाँ पे, रहाइश भी आपकी वहाँ? रहाइश भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो अब NIT से। सही बात है, अब NIT है। सही बात है।
इसके बाद क्या आप इसमें गुलाम मोहम्मद शाह साहब की जो पार्टी थी, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदाबाद में जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन तो स्प्लिट हुआ ना। हाँ, उसके मतलब बाद आप उसके साथ वाबस्ता रही कुछ साल? तो जब तक मिनिस्ट्री थी तब तक होती। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ, रखा, तो उसके साथ भी आप रही? नहीं, एक बात है ना, मेरी तो किडनैपिंग हो गई थी फिर। नहीं, हम आएंगे उसकी तरफ। अभी आप मतलब बाद में 1987 का इलेक्शन हुआ, तो 87 के इलेक्शन में आप नहीं लड़ रही थी, किसी पार्टी के साथ नहीं थी? नहीं, 87 वो नहीं किया उसमें उस वक्त नहीं लड़ रही थी, नहीं। जिस वक्त मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का इलेक्शन था? नहीं, उस वक्त आप नहीं लड़ उस रही? वक्त मैं बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त वैसे वो हो गया था, स्प्लिट हुआ था वहाँ। जी हाँ। उस वक्त तो पहले वो मैं थी, तो उसके बाद मैंने वो माफ जब आया ना, तो उस वक्त मैंने लड़ा नहीं। आप किसी पार्टी के से उस वक्त नहीं थी वाबस्ता? मैं उस वक्त किसी पार्टी के से वाबस्ता नहीं थी। अब हम थोड़ा इससे आगे जा करके आएंगे 90 पे, जिस वक्त यहाँ पे मिलिटेंसी यहाँ पे शुरू हुई, बहुत सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए, कुछ लोग रह गए, जिसमें आप भी शामिल थे। तो आपको क्या लगा, किस एहसास के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे कश्मीर में रही? कॉन्फिडेंस क्या था, मरना ही बाकी रह गया। हमको तो किडनैप किया, मेरे हस्बैंड और मुझे। नहीं, वो तो क्या ना, सितंबर 91 में, मैं 91 में जनवरी की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त खौफ फैला और यहाँ से लोग निकल गए आपकी कम्युनिटी के। उस नहीं, वक्त हमने कहा कि अभी तक तो हम यहाँ थे, और हम तो मेरे ख्याल में क्या बताऊं, मेरे जन्म से पहले क्या हजारों सालों से रह रहे हैं यहाँ, तो निकलने की तो बात हुई नहीं थी। मैंने कहा क्यों निकलेंगे, अपने घर को कौन छोड़ता है। तो नहीं निकले आप? नहीं निकले, बिल्कुल नहीं निकले। जहाँ पे आज रह रहे हैं वहीं पे रह रहे हैं? वहीं रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। वहीं पे तो किडनैप हो गए हम। अच्छा, वहीं से किडनैप भी हो गए? वहीं से किडनैप, गागरीबल से? गागरीबल से, और अच्छा। कहाँ से, वहीं से। मगर हालात अच्छे नहीं थे। हालात जहाँ से भी जाते थे वो हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्या चाहते हैं, इस्लाम को मजबूत करो, वो ये। आपको अगवा किया गया सितंबर 1991 में। 45 दिन तक आप मिलिटेंट्स की तहलील में थी, जिस पे आपने एक बुक भी लिखी है, किडनैपिंग 45 डेज विद मिलिटेंट्स। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आपको किन हालात में किडनैप किया गया था, क्यों किया गया था, और किस तरह से आपको बाद में रिहा किया गया? एक बात आपको बता दूं कि जब ये जो मुहिम चली थी, मतलब मिलिटेंसी जब से शुरू हो गई थी, यहाँ के लोग जो थे उन्होंने कहा कुछ डिफरेंट हो रहा है। और इतने जंग हो गए थे हमें पाकिस्तान से, एक ये तो ज़बरदस्त अपने ही जब दुश्मन हो गए, कैंसर जैसा फैल गया था। जी हाँ। ये तो वो बात तो मुझे वहाँ से भी अजीब सी बात हो गई थी। हमारे जो अपने थे, जो आते जाते थे, उनका भी रवैया कुछ डरा सा था जी। मतलब हमारे घर में आते थे वो, तो मगर डर सा लगता था उनको, जल्दी से निकलना, अंधेरा सा हो जाता था तो वो चले जाते थे। मगर इसमें इंसानियत मरी नहीं थी। मुझे याद है वो जब मौलवी फारूक का वो किस्सा हुआ था, जब उनको मारा था, असैसिनेशन का किस्सा, 21 मई 1990 को। हाँ जी हाँ। तो उस वक़्त पूरा 11-12 दिन तो कर्फ्यू रहा जी, और सारा कुछ ख़त्म हो गया, बाजार में कुछ मिलता नहीं था, डील तक बंद हो गई थी, फिर थोड़ी थोड़ी डील शुरू हो गई थी। तो उस वक़्त भी मेरे अपने जो वर्कर्स थे वहाँ सोनवार इलाके में, एक दिन शाम को देर से एक आदमी आता,
अपना ही अजीज। तो वो आ गए तो वो ठक ठक करने लगा, शाम देर था। मैंने कहा कौन आ गया, मैंने सोचा कि माली आ गया, पता नहीं कदर जो तो नहीं आया, उसको इतनी देर से तो नहीं, वो तो यहाँ से देर से ही गया। तो वो आ गया, तो वो गुलाम रसूल एक हमारे अपने थे। मैंने कहा तुम यहाँ इतनी देर, कहने लगा जल्दी खोलो मैडम, जल्दी खोलो दरवाज़ा। खोल दिया मैंने दरवाज़ा, अपने घर का गेट वाला तो था, बाहर था, तो अंदर आ गया। तो मैंने कहा क्या बात है, उसने कहा ये मीट का लाया था, वो मेरे ख्याल में 2-3 पाव या 1 किलो होगा मीट। मैंने कहा ये कहाँ से आपने लाया? उसने कहा हमने, एक गराज है हमारा वहाँ सोनवार की तरफ, उसने कहा 5-6-10 घर हैं, हमने 1-2 बेड़ू मारे हैं। तो मुझे आपकी याद आ गई, मैंने कहा आपको कुछ नहीं है तो आप क्या खाते होंगे? और उसने वो मीट का पैकेट, मैंने कहा मैं ठहरो 2 मिनट, मैं पैसे निकाल के दे दूँगी। उसने कहा मैं ले लूँगा। मैं कभी ले लूँगा तो कहाँ टिकता वो वहाँ, एकदम हालात ही बहुत ख़राब थे। तो वो एक वाक़ा है। दूसरा वाक़ा है, एक दिन इसी तरह उन्हीं दिनों की बात है जिन दिनों ना वो कर्फ्यू हो रहा था, कोई आ गया देर से। मैंने कहा क्या बात है, दूसरा कोई मेरा हमारा अपना वर्कर। मैंने कहा क्या बात है, तुम देर से क्यों आ गए? यही जी 2-3 किलो, पता नहीं आपके पास वाई होगा कि नहीं। मैंने कहा क्या? चावल। मैंने कहा अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों आ गए? मतलब तब भी ये थोड़ा थोड़ा ये, मगर बहुत वो भी डर रहे थे। और खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, जब हम किडनैप हो गए थे रास्ते में, और बहुत सारे तो थे इसके साथ, आई मीन ये साइकोलॉजिकली, नहीं कि चलो कुछ हो रहा है, हो जाएगा, आज़ादी होगी, आज़ादी पाता नहीं कुछ होगा। तो मगर कुछ डरे हुए थे, ज़्यादा डरे ही थे लोग, काफ़ी डरे थे। और अखबार उठा लेते थे ला ताल्लुकी, हमें इस पार्टी से कुछ नहीं, हमें इस पार्टी से कुछ नहीं। तो वो तो रोज़मर्रे के। और बहुत सारे हमारे जो ये थे ना अपने वर्कर्स, उनको मारा, बहुत सारे MLAs मर गए उन्हीं दिनों। तो रोज आपको अपने घर से किडनैप किया गया, बुछवारा के घर से? बुछवारा के घर। तो आपको कहाँ लगे थे वहाँ से? एक जगह थोड़ी थी, अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे? मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि उनको डर लगा रहता था काम, कोई अगर हमारी ये लीक हो गया तो मुश्किल हो जाए। तो आपको क्या बताते थे जब उनकी तहवील में आप थे? आपसे क्या सवाल जवाब करते थे? सवाल जवाब तो बहुत करते थे। क्या, किस किस्म का? जैसे ये कि हमें ये सरहदें ख़त्म करनी है जी। क्या करना क्या है, हमें जी इस्लाम फैलाना है। वो तो ओपनली बता रहे थे। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। ठीक है, बड़ा भाई। तो अरे भाई, तो सरहदें कैसे मिटाओगे, किस तरह मिटाओगे? ये पहाड़ खोदने हैं, सारे नीचे गिराने हैं पहाड़। अच्छा। हमको इसको पाकिस्तान के साथ मिलाना है, साहब भी बोलते थे। अच्छा। वो बेचारे। उसके बाद हम हमारा एक हाइड आउट था, मेरे ख्याल में गांदरबल से आगे कोई जगह, टंगमर्ग, और पता नहीं कौन सी जगह थी। मैं अंधेरे में ले जाते थे वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे पहले, उनको टोपोग्राफी ऑफ दिस वो उनको पता था इस वक्त हम निंगली क्रॉस कर रहे हैं। मतलब रात को ही ले जाते थे ना, दिन में तो पता चलता। वो तो टंगमर्ग एरिया है जहाँ से आपको बाद में रिहा भी किया नहीं, गया? रिहा किया था हमको ददपुर से। वो बारामूला का से नीचे उड़ी के इलाके में। अच्छा। वहाँ से किया था।
एक दिन क्या हुआ, वो जो सलाउद्दीन है ना अभी वहाँ, उसके हाइड आउट में हम 3 दिन रहे। अच्छा। तो वो एक दिन जहाँ हम रहते थे तो वो बड़ा हॉल जैसा था, पता नहीं किसका घर था जी। तो हम वहाँ बैठे थे तो एक लड़का आ गया, मगर आया था वो दूसरी गैंग का। हमारा था हिजबुल्लाह, वो आया था दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन उनकी, हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन या अच्छा। हाँ शायद उसी की। एक लड़का था। अच्छा। तो हमारी गैंग में आके दरवाज़ा खट करके किया तो अंदर आ गया। उसके बूट थे यहाँ तक, अच्छा। लॉन्ग बूट, लेदर के लॉन्ग बूट, जैकेट था उसका, तो हाथ में गन भी था और पिस्टल भी एक था। वो ऐसे ऐसे कर रहा था, बैठा रहा। तो वो मुझे कहता है ये आप ये आपने सिर क्यों नहीं ढका है? आप नहीं, ये नहीं बोला कि आपने क्यों नहीं किया। उसने कहा हमारे में वो बैठा, नीचे ही बैठे थे हम, तो वो नीचे यहाँ बैठा। तो उसने कहा हमारे इस्लाम में ये गलत है, अगर किसी के बाल खुले हों या इस तरह कोई नकाब न करे, क्या निकाब निकाब कहते हैं ना, पर्दा न करे। जी। तो मैंने कहा अच्छा उनका क्या, जो लेडी डॉक्टर्स हैं तो वो उनके तो नहीं। उसने ये भी कहा हमारे में तो ये भी है कि किसी के हाथ नहीं दिखने चाहिए, किसी के नेल नहीं दिखने चाहिए, वो तो हमारे में ममनू है, वो इस्लाम में वो गलत है। वो कुछ कहने लगा और भी, पता नहीं अब याद नहीं है मुझे। तो वो कहने इस्लाम में ये ममनू है इस तरह। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। और डॉक्टर साहब ने कहा अब ये किताबें कहाँ से आपने उठाई? मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे कोई सबीले रसूल कोई किताब थी, तो वो ही कुड रीड इट नाइसली। तो उन्होंने कहा ये किताब किसने आपको दे दी? ये गलत बुक है, आपको किसने दी? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि अरे ये जो है यहाँ पे आप ही के जिनके घर हैं, आप ही के लोगों ने तो ये यहाँ के बंडल लगाए। वहाँ लकीली वो जो घर था ना, हाइड आउट जिसका था, उसका मालिक भी वहीं पे था उस वक़्त जिस वक़्त ये आया। उसने कहा हत तो ही छू दीवान ऐसे बंडल ये सोरी तून तो ही छु त्रावान तही त्रोवन बेई कश ग्रुपन आसन यम त्रोयमित। तो वहाँ क्या कोर ये कि वहाँ बंडल था इतना कुछ, बहुत सारी किताबें डिफरेंट बहुत ही लिटरेचर बहुत था, खासकर इस तरह का। तो मेरे हस्बैंड ने एक उठा के वो पढ़ रहे थे, तो फिर कह रही ये गलत है, ये कुछ है, तो औरतों को इस तरह नहीं करना चाहिए, औरतें ये ममनू है हमारे इस्लाम में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये जब ममनू है तो इस किताब में तो लिखा है, ये जब वहाँ हज़रत मोहम्मद साहब थे तो जब उनको वहाँ जाना पड़ा लड़ाई करने के लिए, जब वहाँ मर्दों पे बहुत आफत आ गई तो औरतें निकल गई इमामत करने के लिए। ये किसने आपको बताया? उसने कहा इसी किताब में तो है। मेरे हस्बैंड ने बोला, उसने कहा ये किताब किसने दे दी आपको? वो वहाँ पे खड़ा था, कौन, वो जो बूढ़ा वो घर वाला जी। हताश तो ही आप ही तो लाते हैं, आप ही रखते हैं बंडल की बंडल, हमें क्या पता क्या कौन सी किताब रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। आखिर में किस तरह से आप छूट गए? आफ्टर ये भी बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप सुनेंगे ना। हम 1.5 महीना उनके साथ थे। उस वक़्त का भी एक दिन उनको पता चला कि हमें कार्डन ऑफ किया था, दुधबुग में थे हम, एक बहुत फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे हम रहे। तो अब हमें इनके साथ चलने का तो आदत ही हो गई थी। तो अब सवेरे एक आ गई हमसाया उनके, कोई दूसरे किसी गांव में रह रहे थे, तो कोई दूसरे गांव के उन्होंने कहा हतस वो आप उठे जल्दी, खटखट किया दरवाजे पे, उठे यहाँ से जल्दी निकल जाइए, यहाँ आर्मी फैल गई चारों तरफ।
तो अब हमें तो अब आदत ही हो गई थी। मेरा फिरन था बिस्तरे के ऊपर, बाकी इसी तरह सोते थे हम। न निकालना, कोई बोटी खाली निकालना, वो उठा के डाल दिया तो निकलने लगे। तो उसके बाद बाहर इन्होंने कहा उठिए अब सारे सारे हमारे साथ थे उस वक़्त 9-10 लड़के जो कि सो रहे थे। मेरा बिस्तरा यहाँ पे, फिर डॉक्टर साहब का, फिर किसी और का, इस तरह वो हमें अकेला तो सवाल ही नहीं था। इनके पास गन्स थे, AK-47 सबके पास गन्स थे और LMG भी थे। अच्छा। 2 के पास LMG भी थे। तो उसने कहा कि घेरा पड़ा है, पूरा कॉर्डन ऑफ किया है उन्होंने, पूरा किया था, एरिया पूरा काफ़ी हो गया था। तो अब यहाँ से जाइए आप, नहीं तो हमें खतरा है, हमको भी मार देंगे। हम निकले। अब हम निकले वहाँ से, इन्होंने जी हमको चढ़ा लिया किसी पहाड़ी था, जंगल था जहाँ हम थे। थोड़ा सा आगे चल के तो इन्होंने कहा मोर्चा लगाना है। अब हम मोर्चा लगाएंगे। 2 LMG थे और कैलाशनिकोव उनके पास थे। 5-8 आदमी थे, टोटल 10 थे। हमको मिला के 12-13 आदमी थे। तो पत्थर वत्थर रख लिए, उस पर गन रख लिया, दूसरे ने भी गन रख लिया, फिर LMG रख लिया, तो बिल्कुल तैयार हो गए। मगर यहाँ हमने उन पे थोड़ा सा, डॉक्टर साहब ने कहा क्या करते हो आप, तो आपको पता है ये कितने हैं? आप 8-10 आदमी हो, उधर से कितने हैं? उधर से तो पता नहीं कितने हज़ारों हैं, कितने हैं गॉड नोज। इनका तो उनके सिर्फ बूट दिखाई दे रहे थे हमें, क्योंकि दरख्तों के बीच में हम देख सकते थे बूट, और यहाँ तक उनके पाँव दिखते थे, बाकी वो हम जंगल में थे। तो उन्होंने कहा, इन डॉक्टर साहब ने कहा अगर एक गोली मारोगे उधर से हज़ारों गोलियाँ, अब हम तो मरेंगे ही आपके साथ, आप निकले हो मरने के लिए। चलो मैं ये भी सोचती हूँ कि हम भी मरेंगे आपके साथ। तो मगर जिन्होंने आपको कल खाना खिलाया, जिन्होंने हमको बिस्तरा दिया, जिनके बच्चे आपको पैर धोते थे गर्म पानी से, जिन्होंने हमको पानी नहलाने के लिए दिया, खाने के लिए, उन बेचारों ने क्या किया तुम्हारा? लड़ना है तो लड़ो, मगर इस तरह थोड़े ही क्या वो हज़ारों उधर से बुलेट्स डालेंगे तो कितने लोग मरेंगे? जो भी कोई चलेगा इधर उधर वो तो मरेगा ही मरेगा। तो कम से कम मुझे लगता है कि वहाँ एक तो अमीर होता था, इसका इन मिल्टन 2 का जो ग्रुप होता था, ग्रुप लीडर होता था, उसका अमीर कहते थे। तो अमीर के बगैर हमको लगा कि 8-9 आदमी ढीले पड़ गए हमारी। तो देन माय हस्बैंड टॉक टू मी इन जर्मन लैंग्वेज। वो कह रहे थे कि कुछ करो, अब तुम भी कुछ बोलो इनको। तो मैंने भी वही रिकॉर्ड किया। वही गुड्डी बेचारी ने, कि एक लड़की थी वहाँ गुड्डी, उसका भाई था इरफान। उन बेचारों को मरने का टाइम है क्या? आप ही बताओ, ये छोटे बच्चे, आप तो निकले हो जहाद के लिए। वो कहते थे ना हम जहाद के लिए निकले। तो उन बेचारों ने क्या किया, गांव वालों ने क्या किया, मैंने भी डॉक्टर साहब की तरह ही वो कर लिया। तो जब लगा कि अमीर तो टूट नहीं रहा था, मतलब उसकी आंखें लाल थी और वो अभी ही वॉज नॉट श्योर, तो मैंने फिर कहा, उसी का हाथ पकड़ के मैंने ऐसे किया। मैंने कहा पीर साहब, मैं उसको बुलाते थे, पीर साहब हम अंदर जाके ज़रा मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग? कुछ दिमाग नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त मुझे हंसी भी छूटती है, रोना भी आता है। फिर अंदर चले गए, मगर 5-8 9 थे शायद। तो 9 लड़के जो थे ना, वो छोटे भी थे और हट्टे कट्टे अच्छे। वो तो मुझे लगा कि वो कुछ उनको कुछ असर हो गया, एंड दे वर रियली स्केयर्ड।
तो मगर वो जो था अमीर पीर साहब जी, वो टूट नहीं रहा था। और अच्छा। ये नहीं मुझे पता था कि क्या हो रहा है उसको, मगर एक एक आँख उसकी इतनी लाल थी कि ऐसा लग रहा था उन आँखों से ही वो खा लेगा सबको। और इनका एक और इनका अपने बिटवीन देमसेल्व्स ये तो पूरा उनका एक तरीक़ेकार है, जब तक वो पीर नहीं बोलेगा उनको अमीर, तब तक वो, नहीं तो वही उनको सबको मार देता वहाँ। अच्छा। अगर खिलाफ वर्जी करते हैं ना वो, तो वही मार देता। तो दे वर नॉट श्योर। तो उसके बाद ये पीर साहब को मैंने फिर एक, मुझे पता नहीं क्यों, ये अल्लाह का समझ लो, भगवान का समझ लो, आई थिंक जिस वक्त मुझे याद आता है मैं कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। इट वॉज सम थर्ड person, third power somewhere, some place, I don't know who, how, why। तो मैंने उसको कहा, अच्छा पीर साहब, तब तक एक गोली नहीं मैं चलाने दूंगी। क्यों मैंने बोला ऐसा, आई डोंट नो। तो मैंने कहा मैं एक गोली आपको चलाने नहीं दूंगी जब तक आप पहले मेरी, ऐसे मैंने किया, पहली गोली मैं खाऊंगी, उसके बाद मर्जी है क्या करोगे। इतना ही मैंने कहना था। अजीब हालात हो गए, तो सन्नाटा सच आ गए। और थोड़ी देर में पीर साहब ऐसे ऐसे झुक गए और रो रहे हैं। ऐसा रोया जैसे उसको, आई वॉज रियली, तो मैं यहाँ से रो रही हूँ, वो वहाँ से रो रहे हैं। मैंने कहा, अब वो पीर साहब कहता है, क्या बाजी क्या करेंगे हम, बता दो आप हमें क्या करना है। मैंने कहा ये छोड़ दो यहाँ पे। और यहाँ पे इनके ये कपड़े टंगे हुए थे खूंटों पे। मैंने कहा ये फिरन वेरन है यहाँ, तो आप ऊपर से डाल दो, ये सारे गन वन LMG इधर ही डाल दो। तो मैंने कहा आप चले जाओ यहाँ से निकलो यहाँ से। आम लोगों के साथ, आम लोग उनको कर रहे थे ना ये आर्मी, उतरो सारे एक जगह जमा हो जाओ वहाँ। तो ये सारे, तो पीर साहब, तो मैंने उसी पीर साहब को कहा, मैंने कहा फिरन यहाँ पे है, डाल दो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, वो तब तक वो आ गया, वो घर वाला, पता नहीं कौन सा घर था, रैंडम घर था, कोई मकान था बेचारों का, आधा ही बना था, लकड़ियाँ वकड़ियाँ अभी लगाई नहीं थी उसमें। उसको वो डॉक्टर साहब कहते हैं, तलज ज़रा वो देख लीजिए कोई गिनी बैग वगैरह ठेल वेल तथमज उसी में डाल देंगे सारा, ये आपके जो गन वन है वो उसी में डाल दो। तो सारे, तो वो उन लोगों को हमने भगा दिया। हमने कहा लोगों के बीच में जाओ, वहाँ हो जाओ तुम वहाँ अलग, तुम अपने सारे ये जो है हथियार आपके ये इधर ही डाल दो, तो आप जाओ। सारे निकल गए एक एक करके। उसके बाद हमने घर वालों को कहा, उसने बड़ा सा ठेला इतना लाया, सारे उसमें गन वन डाल दे। और हमने कहा इसको बंद करके, वहाँ एक वो छोटा सा झरना पीछे से, उनके घर के पीछे से छोटा सा घर, तो हमने कहा ये नाली उधर की तरफ फेंक दो।
तो और आप भी चले जाओ। आप उसने कहा नहीं तब तक नहीं चले जाएंगे, क्या पता आप हमारी चाय के लिए आप उसी एक घूंट के लिए परहैप्स हमारे घर आ गए। आप तो बच गए, हम भी शायद बच गए। तो इसीलिए उठ माछू बांध, आप इसी के लिए तो जिंदा नहीं हो और हम भी हैं, आपको ये एक एक घूंट पीना है चाय का। उसने जल्दी जल्दी समोवार लाया और हमको प्यालों में एक एक घूंट दे दिया। मैंने कहा हाँ पी लेंगे। उसके बाद हम निकल गए। हमने कहा पता नहीं अब ये जो मिलिट्री आए है उनको ये ना पता चले कि ये ही मिलिटेंट है हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड की दाढ़ी इतनी लंबी हो गई थी, मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, मैले कपड़े, आई मीन वी वर इन ए हॉरिबल कंडीशन। बाहर किया तो ऐसे ही हमने कहा हैंड्स अप कर लिया, तो धीरे धीरे वो हमारे सामने, जब तक उन्होंने हमको घेरा किया तो एक एक करके वो देखने लगे, फोटो थे उनके पास हमारे, वो देख लिया। तो उनका बड़ा दिन था उस वक्त दशहरा, खुश हो गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर में आ गए। अच्छा, आपको हेलीकॉप्टर लाया गया और हमको हेलीकॉप्टर में बदामी बाग ले गए, गवर्नर सक्सेना से मिलाया गया। हाँ, फिर सक्सेना था, उधर हम रात को रहे उसी के घर में। अपने घर तो जाए गिरीश चंद्र सक्सेना। हाँ, गिरीश चंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र सक्सेना, उनसे फिर मिलाया गया आपको। हाँ, तो वो रिसीव किया ये ना जो उसी ने। ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने आपको किडनैप किया, ये हिजबुल्लाह थी। हिजबुल्लाह और इसके जो चीफ था शाहिदुल इस्लाम, ये डलगेट का रहने वाला था वो जो आपका नजदीकी इलाका है। वो वहाँ का वो शायद वो बर्नहाल स्कूल में वहाँ का पढ़ा हुआ था। पढ़ा नहीं, शाहिदुल इस्लाम। तो हमने सुना है कि उसकी शादी पे भी आपको फिर बाद में बुलाया गया था, जब उसकी शादी हुई थी। नहीं आफ्टर ईयर्स लेटर। नहीं, तो बुलाया नहीं गया, बुलाया था मगर मैं नहीं गई। अच्छा, आप नहीं गए, लेकिन उसने दावत पे बुलाया था। अच्छा, वो कभी मिला इसके बाद आपसे? नहीं, उसका भाई मुझे मिला। उसका भाई मिला। हाँ, अच्छा, हाँ, जावेद। अच्छा, उसका भाई मिला और मिला ये बम्बार खान जिसको कहते थे जी, वो जो वहाँ क्या कहते हैं उसको, ये यहाँ गांदरबल की तरफ जी, वो था ना, क्या था उसका नाम, फिर ये बम्बार खान बोलते थे उसको, वो मिला था। हाँ, उसको अब्दुल हमीद गाड़ा कहते थे। हाँ, गाड़ा उसे नाम रखा था। हाँ, हाँ, जी, उसको बम्बार खान कुछ कहते थे। इन्होंने अपने हाँ, नाम उधर का तुलमुला साइड का, वो यंगोरा तुलमुला साइड का था। तो वो भी आप तो लोग। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये वहाँ पता नहीं कौन सा हाइड आउट था, किसके घर थे आप, तो वहाँ वो हमें मिलने आया था, ये जो सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन आया, उसकी टोपी क्या थी, उसके साथ 10, 12, 15 ज़्यादा ही 17, 18 गनमैन हमको डराने के लिए। ये भी आए थे वहाँ? ये भी आए थे वहाँ। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, वो वहाँ आया था खुद, उसके साथ 10-12 आदमी थे। अच्छा। बड़े बड़े गन लेके, और वो ऐसे नहीं आया था जैसे हम इस तरह। उसने वो पहनी थी वो टोपी तिलदार, वो तिल्ले वाली टोपी जो ये अफगानों की होती है। जी हाँ। तो वो पहना था, वो शलवार कमीज खान ड्रेस, और उसके ऊपर ये उसमें भी तिल्ला विला काफ़ी था, वो पहन के आया था वो खुद। और उसके साथ थे फिर ये गैंग एक। जब वो आ गए तो हम ज़रा, टू बी फ्रैंक विथ यू, मेरा तो दिल ऐसे डग 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 करने लगा। मैंने कहा ये गनमैन तो साफ आ गए, ऐसे ले के गन ओपनली, मतलब हमारे अब था ना, अब उनके साथ तो जान पहचान भी हो गई थी बहुतों के साथ जो हमारे साथ थे। मगर इनको देखे तो बहुत ही डर लग गया। हमने कहा पता नहीं दूसरे कोई गैंग आ गई, अब कहाँ इनके साथ हमारा रेपो हो गया थोड़ा सा, आप क्या पता कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे हमारे साथ। ये हिजबुल्लाह वाले सारे कश्मीरी थे या कोई बाहर? नहीं, बाहर वाला नहीं था। बाहर वाला कोई नहीं, लोकल कश्मीरी थे। तो वो हमारे साथ कश्मीरी थे। तो मगर मुझे लगता है जब वो सलाउद्दीन आया, उनके बीच में 10-15 आदमी थे, उनमें
श्योरली 2-4 तो होंगे ही बाहर के शायद। अच्छा। उन्होंने बात नहीं की, मगर जब वो सारे बैठ गए, वो ऐसे बैठ गए जैसे दे हैड टू डू समथिंग, दे हैव टू नो क्या एक्शन। वो खुद भी कहते थे हमें एक्शन करना है। तो वो घुटनों के ऐसे और गन को खड़ा करके बैठ गए ऐसे, और हम यहाँ पे थे तो इधर ऐसे हमारे इधर इर्द गिर्द बैठे, और वो ऐसे बैठ गए और खामोश, और मेरा दिल ठक ठक ठक। तो इतना दैट डे आई वाज रियली स्कैर्ड। मेरा मुंह भी पीला पड़ गया, होंठ भी सूख गए, अंदर से भी सूख गए। मैंने कहा ये तो अब दूसरी गैंग आ गई, क्या पता क्या करेंगे। मरने का डर नहीं होता है, मरने से खतरनाक डर होता है कि क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। मगर जब वो ऐसा हो गया तो एक ने कहा ये हमारे चंगेज़ खान है, हमको डराने के लिए आए थे सारे। उसने कहा कि ऐसे बैठे थे ना, ऐसे घुटनों के बल, और वो पूरे ऐसे खड़े ये गन्स ले लेके। तो उसने एक ने कहा, उसने कहा ये हमारे चंगेज़ खान है। उनका अटायर भी था कुछ डिफरेंट ही, और यंग भी थे, अब तो बेचारे बूढ़े हो गए हैं वे सलाहुद्दीन। तो उनका ना फिर उन्होंने हमारे, उसने कहा, मैंने इतना कहा कि ये तो लगता है, ये तो पता चलता है उनके ड्रेस ही ऐसा है कि ये लगता है कि ये आपके लीडर हैं। इतना ही मैंने कहा, ये तो उनके ड्रेस से तो पता चलता है। इतना ही मैंने कहा तो सबकी हंसी छूट गई। जब हंसने लगे सारे, आई डोंट नो व्हाई, मैंने क्या कहा मुझे याद भी नहीं है। तो इतना मेरा कहना था, सारे हंसने लगे, खुश हो गए। तो बस दैट वाज थॉइंग, जैसे वो पिघलांच ना, वो बर्फ़ पिघल गई। और फिर उस दिन हम वो 4 बजे के करीब आए थे। तो 4 बजे से लेके आधी रात तक उनके साथ डिस्कशन हो गया। हमने कहा कि अगर आपने शेख साहब के आने से पहले ये किया होता, परहैप्स तो रिज़ल्ट कुछ और ही होता, मगर आपने क्यों किया इंतज़ार। उसने कहा तब तो हमारी कोई वक़्त ही नहीं थी, वो क्या, वो उनके सामने कौन जा सकता था। वो माना। उसने कहा ये फिर उनकी बात है कि मैं जी हमने लड़ा इलेक्शन, तो बहुत ही शिकायतें उसमें उनको भी उनके किसी को खिड़की से फेंक दिया था एनसी ने, वो भी उन्होंने बता दिया क्या क्या गलत किया हमारे साथ। और अगर हमको भी चांस देते, हमको भी, इसलिए हमको, फिर मैंने ज़्यादा बोला। मैंने कहा ये तो अभी तक तो मुझे लग रहा था कहीं से ठक 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 हो रहा है, वो मेरा दिल घबरा रहा था, मेरे हस्बैंड घबरा रहे थे। उस दिन तो बहुत ही घबराहट हो गई। आपकी रिहाई के बाद डॉक्टर एस.एन. धर को किडनैप किया गया था। वो आपके भाई थे? हाँ भाई। उनको क्यों किया गया था और कितनी देर के बाद उसको छोड़ा गया था? उनको तो 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने के उस वक्त भी यही मुतालबा था कि उसको रिहा करो, उसको रिहा करो। हाँ, और क्या। क्या हमारे तो गुग साहब और भी कुछ थे उनके ड्रेडेड कुछ जी, और भी कितने थे, 10-12 थे कुछ उनको छोड़ने के लिए। उनके वक़्त था, उनको तो लिया था वो है ना, वो लटरम, मुश्ताक लटरम, उनकी गैंग ने उनको लिया था। अल-अमर मुजाहिदीन, तो उन्होंने उनको किडनैप किया था। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि उस वक़्त जब हम उनके साथ बात करते थे, और कई जगहों पे ऐसा भी हो गया कि हम उनके साथ करते थे, ये ऑर्गेनाइज कुछ नहीं था, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज था। ये कोई तरीक़ेकार था ही नहीं कुछ, मतलब कोई लीडरशिप ही, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। मुझे लगता है कि मतलब डिफरेंट एनार्किकल
इंसर्जेंसी, एनार्कीज जैसा था अच्छा। इनके बीच में, कोई डिसिप्लिन नहीं था और उनकी डेप्थ भी कुछ नहीं थी। तो वो बेचारे इनोसेंट थे काफ़ी लोग, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट। एक दिन मेरे किसी का बुखार हो गया, हम उस वक़्त वुलर को क्रॉस कर रहे थे बोट में जी। बोट बड़ा बोट था, डोंग, तो उसी में डोंगे में हम बैठे थे सारे, तो उसमें क्रॉस कर रहे थे। तो पूरा रात क्रॉस करते करते दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में किसी का वो बुखार हो गया, उसको बहुत बुखार हो गया। उसको पता था कि मेरे हस्बैंड इंजीनियर नहीं है, उसको पता था डॉक्टर साहब बुलाते थे सारे, डॉक्टर साहब मेरे हस कलपाल, तो कलपाल क्या हुआ कलपाल, उस काली छत दवा पील देता कलपाल। तो और उसके बाद वो उन्होंने कहा नहीं नहाना, और मैं नहा लूँगा वलरस में कर शान। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कैसे करोगे, तुम्हारा बुखार है, नहीं नहा बलाई लगे मेरे शान बहुत कर, मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो। उसने कहा नहाने क्या दूँ तुमको, तुम्हारा बुखार है 102 है तुम्हें इस वक्त, 101 है, तो इसमें नहाना गलत हो जाएगा। हतस कैसा कर, कुछ करो कुछ करो। वो ये हो गए एक दिन। दूसरे दिन वो कहीं किसी दूसरी हाइड आउट में, वहाँ 2 लड़कों को हमने भेजा था। हमने कहा मुझे तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने लिख के दे दिया क्या दवा लाना है। वो गए जी मोटरसाइकिल पे, कहीं पे ब्रिज वहाँ जला डाला था किसी ने, वो बेचारे खंदक में गिर गए। तो लेसरेशन सारा, जब वो आ गए मरे हुए आए, मरे हुए ना मरे हुए। 2 मिलिटेंट क्या थे, तो ह्यूमन बीइंग्स, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि उनका दिमाग फिरा हुआ था अक्ल के बगैर। तो बहुत ही दुख हुआ उन्हें, इतना वो इतने जख्मी इतने हो गए थे। 2-3 चढ़े थे एक ही मोटर बाइक पे, और जब चल रहे थे तो सारा वहाँ पुल था ही नहीं, तो वो खाड़ में गिर गए, तबाही हो गई उनकी। जब वो मरे हुए हमारे पास आ गए, अब डॉक्टर साहब आप इसको ठीक करो। मेरा डॉक्टर कौन सा डॉक्टर था, वो फिजिशियन तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा ये लाओ, ये मेडिसिन लाओ, वो मेडिसिन लाओ, और तुम्हारे पास कुछ फर्स्ट एड किट वगैरह होगा, ज़रा दिखाओ मुझे क्या क्या है। और पूरा रात भर उनको दवाई छिड़क, और पता नहीं क्या क्या, जितना कुछ थोड़ा बहुत उनसे हो पाया, मुझसे हो पाया, वो किया हमने इलाज। अच्छी बात है कि किसी खून खराबे के बगैर आपकी रहाई अमल में आई उस वक़्त। लेकिन हमने सुना है कि हमने एक और शख्स से भी एक पॉडकास्ट किया है, उससे हमने पूछा था, जो उन्होंने अपनी फौज के साथ जो उन्होंने मदद की थी, तो उन्होंने अपने कारनामों में यह भी बता दिया कि जो मिसेस खेमला तवक्लू थी और उनके हस्बैंड थे, इनको किडनैप करके किसी जगह पर रखा गया था। तो गवर्नर गिरीश चंद्र सक्सेना ने मुझको बता दिया कि आप में आप इस पर कुछ काम कर लें कि वो कहाँ पे है। फिर हमने उनको आइडेंटिफाई किया कहाँ पे है। असल में हमने एक आदमी को वहाँ पे भेजा था जिसका लड़का उन्होंने किडनैप किया था, और वो एक दरवेश के रूप में उनके पास चला गया था। तो उसने वो बता दिया, और उसने कहा कि बाद में जब उनको पता चला तो उसने हमें आकर के खबर दी। तो फिर हमने ददबुग में छापा डाला, मुहासरा वहाँ पे किया। तो उसने कहा कि एक स्ट्रेटजी के तहत हमने उनकी रहाई अमल में लाई। गुलाम मोहम्मद मीर, जिसको मोमकाना कहते हैं, वो मागाम का है, और उसने हमें ये बात बता दी कि हमने उनको किसी खून खराबे के बगैर वहाँ से निकाल के लाया। अच्छा, क्या ये बात सही है? आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। मुझे तो आपने ये बोला ना मोमकाना, वो मेरे कानों में गया था, वहाँ किसी ने बोला था उस बारे में भी। तो मगर एक बात मैं आपको बता दूंगी, जो दरवेश का आपने बताया, जी। कोई आया हमारे
कैंप में, मतलब जहाँ पे हम हमारे हाइड आउट जहाँ पे रह रहे थे, तो कोई आया तो उसको मैंने, जब सारे आ गए, मिल्टन भी आ गए, जो विलेजर्स थे वो भी बैठ गए, और कुछ औरतें भी थी उसी घर की जहाँ हम रह रहे थे, तो वो भी आ गई। तो उसने मुझे एक रिच जैसी बना के दे दी। रिच मतलब एक तावीज़ बना के दे दिया। और किसी को उसने कहा कि धागा दे दीजिए, तो मुझे कुछ बनाना है। वो दरवेश के रूप में आया था। वो दरवेश बन के आया था। और उसके पास इतनी सी छोटी भी थी। और टू बी फ्रैंक विथ यू, तो मुझे तो दरवेश ही लगा, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा ये सीआईडी है। अच्छा, उसने कहा? उन्होंने कहा, उनको शक हुआ था? उनको शक हो गया। लेकिन मिल्टन उसको शक नहीं हुआ? नहीं, उनको शक नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल शक नहीं, उसको तो मार देते फिर, मगर उनको बिल्कुल शक नहीं हुआ। अच्छा। उसने अफू वगैरह, वो अल्लाह, वो बीच बीच में करने लगा। और वो ज़रा वो थोड़ा सा वो जब जिस वक्त वो धागा बना रहा था ना, वो तबरुक के नाम बना रहा था, तो उसने कहा तुम आप इस पे बांध लो ये। तो गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि वो खेमलता बखलू की तलाश में थे और वहाँ पे पहुँच गए, तो उनको फिर शक पड़ा कि ये कश्मीरी पंडित है। तो बाद में उसने कहा हाँ वो वहीं पे है। सही बात पता नहीं कैसे उसको शक पड़ा, मतलब पहुंच गया था वो। हाँ, नहीं वहाँ था। वहाँ तो उसको चाय भी पिलाई उन्होंने दरवेश के हिसाब से। तो और वो अल्लाह हो भी करता है, या अफू कुछ ऐसे जो उनके होते हैं जेस्चर्स, उसने तो किया। मगर मुझे तो दरवेश ही लगा। तो पीर साहब ने डॉक्टर साहब, पीर साहब को भी चीट किया? हाँ, सबको जितने थे। पीर साहब वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी वो स्टॉन्च, वो काफ़ी दसा हुआ था उसमें। तो मगर बाकी जितने थे तो वो बेचारे तो मतलब ऑर्डिनरी पीपल। आपको उन पर तरस आ रहा था? बहुत तरस आता था। मैंने एक जगह पे सवेरे अर्ली मॉर्निंग में वहाँ किसी गांव में, तो अल्लाह अकबर कर रहे थे। तो मैं 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब मैं बैठी रही बिस्तर पे ही। सारे सो रहे थे, कोई कह रहा था मौजे, कोई कुछ कह रहा था, अपना एक ऐसे निकल रहा था उनके मुंह से। तो और ये अक्सर क्या करते थे, ये जो मिलिटेंट होते थे, ये अपने अपने गन अपने अपने तकियों के पास रखते थे, ना, ऑलमोस्ट अंडर देयर कस्टडी, कोई कहीं ले न जाए। सबके गन थे। तो मैंने कई दिनों के बाद मेरी नज़र पड़ गई बहुतों पर, सो रहे थे, तो मेरा दिल बहुत रो रहा था। मैंने कहा बेचारों को किस मुसीबत, मासूम बच्चे, 20-25, ज़्यादा से ज़्यादा 30, इसी कैटेगरी में, 18-16 का तो नहीं था, हटे कटे, मतलब बहुत ही तरस। इन्होंने कोई मुतालबा किया था कि हमारे किसी साथी को छोड़ दें? इन्होंने तो किया था ना, वही गुग साहब। अच्छा, गुग साहब बंद था, मुश्ताकुल इस्लाम भटमाल, मुश्ताकुल इस्लाम, वो काफ़ी था। उसके साथ 8 के 9 के साथ ही मुतालबा किया था कि उनको छोड़ दें, उनको छोड़ने का था। तो हमारे एक्सचेंज, हाँ, हमारे मौज़े में। तो पता वो तो नहीं हुआ उनका। तो फिर दरवेश ने अपनी दरवेशी करके मुझे कहा कि ये पहन लो। मैंने कहा मैं इसमें डाल दूंगी। हाँ, इसमें करो। तो आपका उठा, मैंने तो कुछ नहीं, मगर ये भी अपना हाथ लेके, वाना बाब हमको भी देखो, बाब सारे कह रहे थे, तो वो भी दिखा रहे थे हाथ, हमें भी बता दो, हमारा मकसद कब पूरा हो जाएगा। वो तो सबको कहता था हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं। साल 2000 के बाद जी आप फिर से सियासत में आई, अमली सियासत में, और साल 2002 में ही आपने हल्के इंतखाब सनवार से एक इलेक्शन लड़ा। वोट बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले, लेकिन मेरे ख्याल से 34,000 में से 808 वोट, कुछ ऐसा। लेकिन यह है कि आपने जदोजहद काफ़ी की, कोशिश की रियासती असम्बली में मुंतखब होने की। तो उस वक़्त
मेरे ख्याल से कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था उसने, कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था। और उसके बाद 2008 का इलेक्शन हुआ था जिसमें कुछ ज्यादा वोट, मेरे ख्याल से 4,300 वोट। नहीं, उसमें 6,000 वोट। और उसमें डॉक्टर फारूकुल्लाह लड़ रहे थे, वो उसको भी 6,000 कुछ वोट मेरे से ज़्यादा थे जी। और मुझे भी 6,000 से ऊपर ही था, मगर उनके और मेरे बीच में ज़्यादा गैप नहीं थी उस वक्त। तो उसके बाद ये जो है 2014 का इलेक्शन, जो आपका लास्ट इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो हम समझेंगे कि आप अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ वाबस्ता है? कांग्रेस पार्टी तो है जी, नो डाउट, वो तो वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है। अगर मैं छोड़ूं भी तो लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, आते जाते हैं। अगर मैं एक्टिव तो हूँ नहीं, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब इधर उधर बहुत ही कम जाती हूँ, मगर लोग आते रहते हैं मेरे पास मशवरा करने के लिए, या किसी का कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको घर बैठे ही सॉल्व के, या किसी को चिट्ठी दे दी या कुछ इस तरह का तो चलता ही रहता है। अपने वर्कर्स भी आते हैं, अजीज भी आते हैं। तो कोई पार्टी की मीटिंग आप मतलब इसमें शमूलियत करती हैं या अब नहीं करती? पिछले साल तक तो करते ही थे। अच्छा। हाँ, इस साल ज़रा हमारी पार्टी में थोड़ा सा ठंडाई आ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही हो रहा है मुझे। वो थोड़ा मायूस लग रहे हैं, वो कहते हैं हमें मिनिस्ट्री में हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है। वो भी बात आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। वो कहते हो हैं सकता है सरकार हमारी वजह से कायम है, क्योंकि लेकिन हम मिनिस्ट्री से दूर हैं। नहीं, एक बात है ना, अगर कोलिशन है तो होना चाहिए, तो जब है नहीं तो फिर चलता है। उसी को लेके रोना नहीं है, आगे भी बढ़ना चाहिए हमको अब। और दूसरी बात ये भी है कि जो मैं अपनी बात करूँगी कि हम तो अब मशवरा दे सकते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना ठीक भी नहीं है। अब तो यंगर जनरेशन आनी चाहिए, छोटी पौध को आगे आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। हाँ, हमारी अगर कोई ख़ास ये मशवरा चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और करती भी हूँ। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, हालांकि यहाँ पे अक्सर ख्याल ये गलत होते हैं, कया सारे होते, वो कहते हैं कि सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी 2 बार ऐसा हुआ कि 100 से कम वोटों से वहाँ पर डिसाइड हुआ। क्या ये इस वजह से है कि डॉक्टर फारूकुल्लाह या उमरुल्लाह वहाँ पे लड़ रहे हैं? नहीं, उनको कोई जताने की कोशिश कर रहा है, या ऐसे ही एक इत्तेफाक है कि इतना कम मार्जिन रहता है? नहीं, जिस वक्त मैंने फारूक साहब आए थे जी, तो उस वक्त मैं उनके अगेंस्ट थे। जी हाँ। जो 8 का है, 2008 का, हाँ। तो उसमें हमारी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुई है। तो अब ये है कि चीफ मिनिस्टर थे और भी उनके तो इन्फ्लुएंस भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बाद में उसने सीट ही छोड़ दी, नया इलेक्शन लड़ा लोकसभा का 2009 में और चले गए पार्लियामेंट में। और नहीं, उस वक्त नहीं बन गए 2008 के बाद चीफ नाम में गए, 9 में फिर वहाँ चले गए। उसके बाद मिनिस्टर मरकजी वजीर बन गए। उसके बाद आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, मैंने एक का जिक्र किया, जहाँ तक मेरी याददाश्त है पहली किताब थी बिहाइंड द वाइट कर्टन, जो 1992 में मेरे ख्याल से छपी थी, कश्मीर बिहाइंड द वाइट कर्टन। और दूसरी यही थी मिलिटेंट किडनैपिंग 45 डेज मिलिटेंट्स। और तीसरी है कश्मीरी सेंचुरी। अब एक और आने वाली है, वो पब्लिशर के पास है। अच्छा। तो अभी उसका टाइटल अभी फिक्स अब पक्का नहीं हुआ है, तो सोच रही हूँ। अभी टाइटल उसका नहीं रखा, विटनेसिंग द हिस्ट्री इन मेकिंग, कुछ ऐसा है थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में। अब देखते हैं कौन सा ठीक बैठेगा। वो भी अभी उसके पास है, वो भी मुकम्मल है, मगर अभी आई नहीं है मार्केट में। जी, वो भी है। और मैंने बहुत सारी हिंदी में भी लिखी हैं, पोइट्री लिखी है मैंने हिंदी में, तो बहुत सारा कुछ लिखा है। तो जो पहली बुक थी बिहाइंड द वाइट कर्टन, ये आपके हस्बैंड भी इसमें साथ थे? नहीं, वो नहीं थे, अकेले आपने लिखी? नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट है। तो दैट वाज ए समथिंग अबाउट जुडिशरी, किस तरह वो लिंगर ऑन करते हैं, केसेस पे केसेस वो होते हैं, तो क्योंकि तारीख पे तारीख देते रहते हैं, और कोई
कंक्लूजन नहीं होता है, उस टाइप का है, मैटर ऑफ फैक्ट। उसमें हम दोनों ने इकट्ठे लिखी थी वो किताब, माय हस्बैंड एंड माय और कुछ किताबें मैंने देखी आपके घर पे हिंदी में भी हैं। हिंदी भी है, एक है हिंदी कश्मीर की धरती, उसमें मुझे एकेडमी का अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। टोटल कितनी बुक्स आपने लिखी हैं अभी तक? सारी मिल मिला के तो मेरे ख्याल में 10-15 के करीब 10-15 किताबें हैं। और अंग्रेजी में यही 3 और चौथी भी आ रही है अंग्रेजी आ में? रही है, चौथी भी आ रही है अंग्रेजी में। ये 3 और एक और आ रही है अंग्रेजी, वो भी अंग्रेजी। उसमें क्या है खास जो अब आने वाली है? जी बहुत कुछ तो मैंने आपको आज हमारी जो बातचीत हुई जी उसमें बहुत कुछ ये भी है। तो वाई आई जम्प फ्रॉम वन पार्टी टू सपोर्ट अदर्स, आई मीन जो 14 आदमी थे, क्या रीज़न था मैंने आपको बता दिया। तो कुछ और भी हैं तो उसमें आया है, वो मेरी मेमोइर्स यू कैन से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तवील मुलाकात के दौरान आपने इतनी रेवलेशंस की जिनसे हमारे बहुत से सामीन और नाजरीन मानूस नहीं थे, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। आपने तफसीलन इसमें बता दिया, कुछ आपकी बुक्स में है, कुछ नहीं है जो आपने इस वक्त रेवलेशंस की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी श्रीमती खेमलता वखलू, जो एक मुनफरद सियासी शख्सियत हैं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो हम इनसे बात कर रहे थे। आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में इन 2 किस्तों में, प्रोग्राम के 2 किस्तों में इन्होंने बहुत सारे इंकिशाफात किए। हमें उम्मीद है कि आप प्रोग्राम को देखेंगे और पसंद करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।